कहानी की शुरुआत चक नाम के आदमी को दिखाते हुए होती है। वो काफी परेशान तब हुआ कि जिस घर को उसने काफी मोटा पैसा लगाकर खरीदा था, उस घर में तो बारिश का पानी टपक रहा है। इसीलिए इस चीज को तस्वीर बनाते ही प्रॉपर्टी एजेंट को सेंड कर दिया और अंदर ही अंदर उसे बुरा भला कहने लगा। इसके बाद वो अपने वाइफ, जिसका नाम मारिया था, उसके स्टूडियो में चला गया, यह चेक करने के लिए कि कहीं वहाँ पर भी तो पानी टपक नहीं रहा। पता चलता है कि उसकी वाइफ मारिया एक फैशन डिजाइनर थी और अभी इस टाइम वो लाइव फैशन कर रही थी और अपने डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुशकिस्मती से उसका स्टूडियो पूरी तरह से सूखा हुआ था। तभी चक की नजर कमरे के पुरानी मॉडलिंग डमी पर गई, जिसे उसकी वाइफ उसे इतना ज्यादा पसंद करती थी कि उसे अपने साथ नए बंगले में लेकर आई। इसके बाद वो बंगले से बाहर गया, यह चेक करने की कहीं बाहर तो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तभी उसका पड़ोसी चक के पास आया। ये आदमी इस बात से हैरान परेशान था कि आखिर ये बंगला बिक कैसे गया। उनके बातचीत के दौरान पड़ोसी ये राज खोलते हुए कहने लगा, घर के पुराने मालिक ने इस घर में सुसाइड की हुई थी, यानी अपनी जान ले ली थी। यह सुनने के बाद तो चक पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि घर बेचने वाला एजेंट ने उसे इस घर की पूरी जानकारी नहीं दी हुई थी। फिर वो वापस आकर लीकेज की तस्वीरें दोबारा से देखने लग गया। तभी वो अपने लिए तस्वीर में दिख रही एक शॉटगन को नोटिस करता है। हालांकि उसके घर किसी भी तरह का हथियार तो नहीं था, इसीलिए वो कंफ्यूज में आ जाता कि आखिर ये गन उसके घर में आए तो आए कहां से। लेकिन अजीबो गरीब करतूतें यही नहीं रुकने वाली थी। अगली सुबह जब वो बंगले के गार्डन में टहल रहा था तो उसकी नजर अपनी वाइफ की मॉडलिंग डमी पर जाती है, जो अजीब तरह से गार्डन में खड़ी हुई थी। कि तभी वहाँ पर पड़ोसी फिर से आकर वहाँ के सारे नजारे को देखने लग गया। चक को यहाँ पर शक होने लग गया कि शायद ये मेरी बहन की शरारत हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी माँ की एक्सीडेंट में मौत होने की वजह से उसकी बहन की दिमागी हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी। तब यहाँ पर पड़ोसी चक को सलाह देते हुए कहने लगता है कि वो अपनी बहन के दिमागी हालत पर ध्यान दे। साथ ही वो उसे यह भी सजेस्ट करने लगता है कि वो पास ही बने लाइब्रेरी में जाकर इस एरिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ ले। इसी के साथ वो उसे यहाँ के एक लोकल मीटिंग में आने के लिए इन्वाइट की। अगले दिन चक लाइब्रेरी में चला गया और किताबें देखने पर उसे एक ऐसी किताब को ढूंढ लेता है जिसमें इस छोटे से गांव की गहरी हिस्ट्री लिखी हुई थी। वो वहाँ से जैसे ही निकलने के लिए आगे बढ़ने लग गया, उसने देखा कि कुछ किताबें जमीन पर फैली हुई हैं। वहीं पर साथ में उसने रोती हुई एक लड़की को भी देखता है। वो उसे वार्न करते हुए कहने लगती है कि वो इस जगह के बारे में जानने में इतनी दिलचस्पी न ले तो ही अच्छा होगा, वरना इसके अंजाम सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन चक उसे पागल समझकर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और किताबें लेकर लाइब्रेरी के काउंटर पर पहुंचता है। जब लाइब्रेरियन ने उसके दिए हुए किताबें को देखी तो उनकी आंखें खुली खुली सी हो जाती हैं। वो सभी चक को फौरन वार्न करते हुए कहने लग गया कि इस खास जगह की खोज ना करे, क्योंकि अभी तक कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। चक यहाँ काउंटर पर बैठे दोनों से कहने लगा कि मैंने तो यहाँ पर कुछ नहीं सोचा, मैं तो बस हिस्ट्री को समझना चाहता हूँ। साथ ही चक यहाँ पर मौजूद रोती हुई लड़की और फर्श पर बिखरी हुई किताबों के बारे में बताता है। यहाँ पर लाइब्रेरियन अचानक से सीरियस हो गया। वो फौरन वहाँ से निकल जाता है और चक भी वहाँ से सीधा अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद उसने किताब पढ़ना शुरू कर दी, जो सन 1980 की एक खुफिया कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई थी। कि तभी अचानक से डोरबेल बजा। दरवाजे के बाहर उसकी एक स्टूडेंट खड़ी हुई थी, जो म्यूजिक क्लास लेने के लिए आई थी। चक एक म्यूजिक टीचर था और आज उसकी ये स्टूडेंट्स पहली बार म्यूजिक सीखने के लिए आई हुई थी। शुरुआत में तो स्टूडेंट काफी नर्वस फील कर रही थी। तब चक पानी लेने के लिए चला गया ताकि उसका मूड थोड़ा हल्का हो सके। लेकिन तभी अचानक से पियानो की आवाज पूरे कमरे में गूंजना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई प्रोफेशनल इंसान उस पियानो को बजा रहा हो। चक इस आवाज को सुनकर शॉक में आ चुका था, क्योंकि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी स्टूडेंट तो किचन के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। ये देखकर वो काफी हैरान परेशान हो जाते हैं। चक जब वापस पियानो के पास आता है तो सब कुछ थम गया था और वो औरत नहीं मिली जिसके बारे में स्टूडेंट ने बताया हुआ था। यह देखने के बाद तो वो काफी डर जाती है, इसीलिए वो फौरन वहाँ से भाग गई। रात को चक अकेला था, क्योंकि उसकी वाइफ ऑफिस के लिए बाहर गई हुई थी। इसीलिए वो पड़ोसी के बताए हुए गार्डन क्लब की मीटिंग को अटेंड करने के लिए चला जाता है। देखने को मिलता है कि वहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर डिस्कशन चल रही थी, जिसे आमतौर पर इस गांव के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मीटिंग में सिर्फ 6 लोग थे। चक नोटिस करता है कि यहाँ लाइब्रेरी में काम करने वाला भी आया हुआ है। वो लोग एक लड़की जिसका नाम हेलेन फोस्टर था, उसके बारे में बात कर रही थी, जिसने हाल ही में सुसाइड करने की कोशिश की थी। लाइब्रेरियन बताता है कि मुझे यह सब सन 1980 में होने वाले उस एक्सीडेंट की तरह रहा है, जब एक औरत हेलेन ने अपनी जानें ले ली थी। उसकी बेटी को स्कूल में लगातार परेशान किया जा रहा था। कोई भी वहाँ पर मौजूद उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। यही सब देखकर हेलेन ने अपने ही घर में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली। उसके बाद से इस गांव में हर साल मिस्टीरियस तरह सुसाइड होती आ रही है। लोगों का मानना है कि यह सब हेलेन की आत्मा की वजह से हो रही है। उनका मानना था कि हेलेन का घर अब कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा। जब तक उसका सच सामने नहीं आ जाता तब तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ से मीटिंग धीरे धीरे डरावनी की ओर बढ़ती जा रही थी।
इसीलिए इसे खत्म करने का फैसला कर लिया गया। लेकिन जैसे ही चक बाहर आया, उसके पास वाले पुराने चर्च से किसी की हंसने की आवाज आई। वो घबराते हुए घर आया और अपने बहन इजाबेल के कमरे में जाता है। इजाबेल अभी भी अपनी माँ के गुजर जाने के गम से बाहर नहीं आई थी और वो अक्सर बुरे सपने देखती थी जिसमें उसे बार बार अपनी माँ ही दिखाई देती थी। जब भी उसके साथ ऐसा होता तो वो चक के पास आकर अपने बारे में बताती थी ताकि उसका मन हल्का हो जाए। शाम में इजाबेल का दोस्त उसके घर आया। इजाबेल से मिलने के लिए पता चलता है कि वो बचपन से इसी गांव में रहता था और उसे यहाँ के कई डरावनी कहानियों के बारे में जानकारी थी। उसने इजाबेल को हेलेन की कहानी काफी डिटेल में सुनाई। रात को जब इजाबेल सो रही थी तो उसके बाथरूम की लाइट अपने आप ही जल जाती है। वो उठकर लाइट बंद कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक बार अपने आप से जल गई। उसे लगने लगा कि शायद स्विच खराब है, इसीलिए उसने बल्ब को उतारकर साइड वाले टेबल पर रख दी। लेकिन जैसे ही वो फिर से सोने की कोशिश करती है, उसके साथ कुछ बहुत ही अजीब होने लग जाता है। मिस्टीरियस चीजें रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगली सुबह जब इजाबेल की आंख खुली तो उसने देखा कि बाहर तो सूरज निकल आया है। पहले तो उसे लग रहा था कि जैसे कि ये कोई बुरा सपना था, लेकिन जब उसकी नजर अपने बेड की साइड टेबल पर रखी बल्ब पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी रात को हुआ वो सब कुछ हकीकत था। इजाबेल फौरन से यह बात अपने दोस्त को बताती है। तभी उसके भाई चक का कॉल आया जो इजाबेल को फौरन घर वापस आने के लिए कहता है। जब इजाबेल घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी भाभी मारिया काफी घबराई हुई हैं। दरअसल कुछ टाइम पहले मारिया अपने डिजाइन स्टूडियो में लाइव सेशन कर रही थी। उसी टाइम कुछ अजीब हुआ। उसके पीछे रखे डमी मॉडल का हाथ अपने आप ही हिलने लग जाता है। उसी टाइम उसकी बेस्ट फ्रेंड जो लाइव देख रही थी वो फौरन उसे कॉल करती है। तब मारिया को लगा शायद वो मुझे ब्राइडल ड्रेस के बारे में टोकना चाहती है, इसीलिए मारिया ड्रेस बनाकर भेज देती है और बताती है कि ड्रेस तो पहले से ही तैयार है। और जब वो दोबारा से कैमरे के सामने बैठी तो हैरान रह गई क्योंकि डमी मॉडल वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसे तो पहले महसूस ही नहीं हुआ था कि वो हिल रही है। और तभी यह देखकर उसकी दोस्त मैसेज पर मैसेज भेजना शुरू कर दी कि फौरन कमरे से बाहर निकलो। लेकिन मारिया ने इन बातों को हल्के में लेते हुए अपना लाइव सेशन को जारी रखा। कुछ देर बाद जब उसने डमी मॉडल की ड्रेस दिखाने के लिए गई तब जाकर उसने देखा कि वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। अचानक से पास वाले कमरे से जोर से आवाज आई। मारिया तो पहले सहम सी गई, लेकिन फिर डरते डरते उस कमरे की तरफ बढ़ती है। तब जाकर उसे डमी मॉडल की सच्चाई के बारे में पता चलता है। चक ने जब यह सब सुना तब वो बिना टाइम गवाए घर चला आता है और उन्होंने मिलकर डमी को आग लगाकर जला दिया। चक ने मारिया को बताया कि इस घर का पिछला मालिक यहाँ पर सुसाइड कर चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बुरी ताकत मौजूद हो। फैसला किया गया कि वे इस बंगले को छोड़ देंगे। इजाबेल को कहा जाता है कि वो अपने सारे के सारे सामानों को लेकर कॉलेज हॉस्टल में शिफ्ट हो जाए। तब यह सुनकर उनकी मदद करने के लिए इजाबेल का दोस्त भी आ गया। इसी दौरान उसके दोस्त की नजर दीवार पर लटकी हुई एक तस्वीर पर जाती है जिसमें इजाबेल और उसकी मॉम दोनों साथ में थी। उसने उसे एकदम से चौंका देने वाली बात बताई। उसने कहा कि इसमें तुम्हारी माँ वैसी तो बिल्कुल भी नहीं लगती जैसा तुमने बताई। तस्वीर तुम्हारी माँ और मौजूदगी में बिल्कुल अलग लग रही हैं। इजाबेल यह सुनने के बाद एकदम से चौंक गई। वो फौरन बताती है कि मेरी माँ तो कुछ महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में गुजर चुकी हैं। यह सुनकर उसका दोस्त भी हैरान रह गया क्योंकि उसने कुछ टाइम पहले उसकी मॉम को घर में चलते हुए देखा था। इस उलझन को दोनों अभी सोच ही रहे थे कि नीचे किचन में बर्तन गिरने की आवाज आती हुई सुनाई देती है। घबराते हुए दोनों नीचे जैसे ही पहुँचे, लेकिन नीचे उतरते ही घर का माहौल एकदम से पूरी तरह बदल सा गया था। कमरे में ठंड कुछ ज्यादा ही हो गई थी कि तभी किसी की सिसकने की आवाज आती हुई सुनाई देती है। उसका दोस्त यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और बहाना बनाते हुए बाहर चला जाता है। वो जैसे ही गया, इजाबेल को किसी की हल्का सा उसकी नाम पुकारने की आवाज सुनाई देती है। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर जब देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया कि तभी वहाँ पर अचानक से मारिया आ गई और उसे रोकने लग गई। लेकिन इजाबेल कहती है कि मैं इस हिस्ट्री के बारे में पता लगाकर ही रहूंगी। फिर दोनों घबराए हुए अपने अपने कमरों में भाग जाती हैं। थोड़ी देर बाद मारिया के कमरे से चीखने की आवाज आई। इजाबेल भागकर उसकी तरफ गई। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। मारिया बुरी तरह से डर चुकी थी। वो रोते हुए इजाबेल के कमरे में आ जाती है। उसके चेहरे पर खौफ था और नाक से खून बह रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी होश हवास नहीं था कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। जब माहौल कुछ शांत हुआ तो इजाबेल का दोस्त वापस लौट आ जाता है। उसके हाथ में पुराना नक्शा था। उसने यह बताया कि 1923 में प्लानर का किताब और शहर में मौजूदा नक्शे को मिलाकर मैं बहुत ही पुराने जगह का सही पता खोज कर निकाल ली है। उस जगह का नाम 825 फॉरेस्ट रोड, जो इस मूवी का नाम भी दिया गया है। चक अब तय कर लिया था कि वो उस इंसान से खुद जाकर बात करेगा जिसने उसकी वाइफ के साथ धोखा किया। इजाबेल भी उसके साथ जाने के लिए जिद करती है कि तभी बाहर एक एजेंट आ जाती है जो कि एक एड शूट के लिए मदद मांगने आई हुई थी। लेकिन चक को तो उस जरूरी काम के लिए फौरन बाहर जाना था। मारिया जिसकी हालत पहले से अब नॉर्मल हो चुकी थी, इसीलिए वो एजेंट की मदद के लिए रुक जाती है। यहाँ पर इजाबेल को कुछ गलत लग रही थी, इसीलिए उसने अपने दोस्त को मारिया के साथ रुकने को कहा। जबकि चक और इजाबेल उस पुराने एड्रेस की तरफ निकल पड़ते हैं, यानी 825 फॉरेस्ट रोड। रास्ते में जाते हुए चक ने कहा कि अगर ये वही घर निकला तो मैं इस घर को आग लगा दूंगा। जबकि इधर मारिया एड शूट में एजेंट की मदद कर रही थी, लेकिन अचानक से एजेंट बहुत ही अजीब सी कोई अनजान जुबान में बोलने लग गई।
दूसरी तरफ चक और इजाबेल एक घने जंगल से गुजरने लग गए। एक खंडर घर उन्हें दिखाई दी। खिड़की तोड़कर वो अंदर आ गए और कोई नंबर जैसे निशान को ढूंढने लग गए। इजाबेल धीरे धीरे ऊपर वाले फ्लोर पर आई और देखती है कि ये तो घर बिल्कुल चक के घर ही जैसा है। तभी अचानक से किसी की परछाई उसके पीछे से गुजरती है। इसी टाइम पर मारिया जो घर पर थी वो अचानक से 1980 वाली पुरानी बात करने लग गई। वो कहने लगती है कि मेरी बेटी को स्कूल में बुरी तरह से तंग किया गया था। उसने कई बार लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। असल में उस औरत की आत्मा जिसने सुसाइड किया था यानी कि हेलेन, वो पूरी तरह मारिया के बॉडी में आ चुकी थी। दूसरी तरफ जमीन के नीचे एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है। उसमें बहुत सारे लेटर्स भरे पड़े थे जो स्कूल के लिए लिखे गए थे। यह एक ही औरत के हाथ से लिखे होते हैं लेकिन सब वापस लौट कर आ गई थी। उसके घर का पता भी खत पर लिखा हुआ है। चक को एहसास होता है कि पहले वाले घर का एड्रेस यानी कि उस औरत का घर और इस घर का एड्रेस यानी कि 825 फॉरेस्ट रोड एक ही जगह पर हैं और यही वजह है कि आत्मा इस घर में आती है, यानी ये घर कभी उसका ही हुआ करता था। यह जानने के बाद जब चक डरता हुआ इजाबेल को लेने के लिए ऊपर गया क्योंकि उन्हें यहाँ से अब फौरन निकलना था, लेकिन चक एक ही जगह पर चुपचाप खड़ी हुई थी। उधर इजाबेल के दोस्त को भी यकीन हो गया था कि मारिया में कुछ अजीब हो रहा है। उसने जानबूझकर उसकी बेटी का नाम पूछा। अचानक मारिया जोर से चीखने लग गई और पागलों की तरह हंसने लग जाती है। कुछ टाइम के बाद सब कुछ शांत हो गया था। इजाबेल के दोस्त को लगा कि शायद आत्मा अब जा चुकी है। उधर इजाबेल को एक इनविजिबल ना नजर आने वाले हाथ ने उसके कंधों को मजबूती से पकड़ लिया था। जब चक ने देखा तो भागकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने जल्दी से इजाबेल को बचाने की कोशिश की। अचानक किसी कोई न दिखने वाले ताकत ने दोनों को एक पुराने कमरे के अंदर खींच लिया। हमें पता चलता है कि उस औरत का आत्मा यानी हेलेन की आत्मा इजाबेल और चक को भी अपना शिकार बनाकर मार डाला था। ऐसा वो टाउन के लोगों से बदला लेने के लिए कर रही थी क्योंकि उस टाइम टाउन वालों ने उसकी और उसकी बेटी की कोई मदद नहीं की थी। चाहे जो कोई भी अगर उस टाउन में आता है उसकी मौत पक्की होती है। हेलेन अलग अलग तरीकों से खेलकर उनकी जान ले लेती है। ऐसा वो तब तक करती रहेगी जब तक उसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो जाती और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाता। और इसी रहस्यमय के साथ भी यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती।